अगले रोज़ नर्सिंग होम में इस समय अकेली अपने बिस्तर पर मौजूद थी। मुझे चीफ से कोहिनूर के सौंदर्य में जो कहानी पता लगी उसे ध्यान में रखे मैंने मोबाइल पर अंकल जॉन डिसूज़ा का नंबर लगाया। याद रहे, अंकल का नंबर मैंने तब नोट किया था जब काली एम्बेसडर में उसने शेरा के मोबाइल पर फ़ोन किया था। हेलो। दूसरी तरफ वाकई मेरे कानों में अंकल की आवाज़ पड़ी। पहचाना? मैंने सर दबाए में पूछा। तुम? अंकल का चौंकता सवाल। तुम नहीं, मौत है मेरा नाम। पहुंच रही हूँ प्लेन में मैं। बोल, कहाँ मिलेगा? मैंने दो टूक उसे चेतावनी दी। जो काम गुलाम कर दे उसके लिए बादशाह जहमत नहीं उठाते। अंकल बोला, तो याद रख, हर बादशाह बेगम बिना अधूरा है और यह बेगम प्लेन में पहुंच रही है और वादा करती हूँ तुझसे, यह तेरे गुलामों को किसी सूरत कामयाब ना होने देगी। सबको उड़ा के रख देगी। देखेंगे। बाय द वे, तुम ट्रक से बाहर कैसे निकली? तू उसे छोड़ और मतलब की बात सुन। मैं धीमी आवाज़ में गुर्राती बोली, इस मिशन में गुलाम भी है, बादशाह भी है और बेगम भी, पर यकीन दिलाती हूँ तुझे, गुलाम बेगम बादशाह की इस लड़ाई में जीत इस बेगम की ही होगी। अपनी छाती की घाटी में उंगली भोंकती मैं बोली, बेगम जितनी भी ऊंची उड़ ले पर आती तो बादशाह के नीचे ही है। अंकल हंसा। कनकटे, ये फिक्रा शीशे में देखकर बोल, तो तुझे याद आएगा कि तेरे नीचे आने के बावजूद भी यह बेगम तेरा कान गायब कर गई। अब बारी तेरे उस गुमान की है जो तेरी टांगों के बीच शान से फनफन आता है। इस बार मौका मिला तो तू सारी उम्र शादी ब्याहों में तालियां ही बजाएगा। याद रख, तू छक्का कहलाएगा। बकवास बंद कर कुतिया। वो फ़ोन क्यों किया? तुझे चेताने के लिए। मैं हंसी। ज़िंदगी में अगर चंद औरतें और भोगना चाहता है तो मेरे सामने मत पड़ना, वरना किसी औरत के काबिल ना रह पाएगा। और तुझे बता दूँ, कोहिनूर हिंदुस्तान की अमानत है, सो कोहिनूर हिंदुस्तान ही वापस आएगा। तो मैंने कब कहा कि नहीं आएगा? मैं तो पहले ही तुझे बोला था कि हीरा वापस हिंदुस्तान ही आएगा, मगर यहाँ आने के बाद वो फिर मेरी गोद में आ जाएगा। उसके आत्मविश्वास पर मैं सोच में पड़ गई। सुन नीला, मुझे समझाने के अंदाज में बोला, तू जानती है ऐसा क्यों होगा? क्यों? मैंने रिसीवर की तरफ आँख पका कर देखा। तकरीबन 150 साल पहले कोहिनूर हीरा भारत की अमानत था। कई साल पहले कोहिनूर भारत की अमानत था। जब हम अंग्रेज भारत आए तो वो हीरा इंग्लैंड ले गए। तुम तो शक्ल से ही उठाई गिरे दिखते हो। मैं तुनकी वो धीमे से ऐसा। उस समय से आज तक कोहिनूर इंग्लैंड के एक म्यूज़ियम में शान से पड़ा हुआ है। लोग आते हैं, उसे देखते हैं और वाह वाह करके चले जाते हैं। सन 1947 के बाद तुम्हारी तमाम सरकारें उस हीरे की वापसी के लिए इंग्लैंड के तलवे चाटती रही, साथ ही इंग्लैंड पर दूसरे देशों से भी दबाव पड़वाती रही। नतीजन महारानी इस हीरे की वापसी के लिए तैयार होगी, पर हर कोई महारानी के नज़रिए से नहीं सोच सकता। लिहाजा अभी भी वहाँ चंद गुट ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कोहिनूर वापस इंडिया जाए, और मैं भी उसी गुट का एक सरगना हूँ। मैं समझ सकती हूँ तेरे पेट का दर्द। आगे बोल। लिहाजा मैंने ऐसा परफेक्ट प्लान बनाया है कि हीरा इंग्लैंड से भारत भी पहुंच जाए और फिर भारत से वाया मेरे या किसी अन्य के द्वारा वापस इंग्लैंड भी पहुंच जाए। इससे साबित क्या होगा? उसकी प्लानिंग समझते ही मैंने पूछा। उससे कई फ़ायदे होंगे। फ़ायदा नंबर 1, इंग्लैंड की महारानी की इज्जत और रुतबा संसार के आगे पूर्ववत पहले जैसा ही बना रहेगा। फ़ायदा नंबर 2, भारत सरकार की सरजमीन पर पहुंचते ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भारत की ही हो जाएगी, और ऐसे में हीरा गायब होगा तो इंग्लैंड पर कोई उंगली ना उठा सकेगा। और वो क्षण भर को चुप हुआ। मैंने मन ही मन में उसकी सोच की तारीफ़ किए बिना ना रह सकी। फ़ायदा नंबर 3 यह है कि हीरा आसानी से इंग्लैंड वापस पहुँच जाएगा। यह तो 2 और 2 जमा 4 वाली बात हुई। बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि इस साजिश से इंग्लैंड को महारानी भी शामिल है। वो जिद भरे स्वर में इनकार करने लगा। कोहिनूर की भारत से लूट के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसे इंग्लैंड ही खरीदे, उसे कोई दूसरा देश भी खरीद सकता है, और फिर माफिया डॉन डिसूजा कोहिनूर बेचेगा तो किसी को शक ना होगा कि उसमें किसी देश की मिली भगत है। यह तो ओपन एंड गिव टेक सौदा है। चाहे तो कोहिनूर इंडिया भी खरीद सकता है। फिर वो हंसा। ये उसी रूम में मैना और चीफ ने कदम रखा तो मैं फ़ोन का पट्टा मैंने फ़ोन का रिसीवर रखने की गर्ज से बोली, खैर बादशाह, देखते हैं बाजी तू जीतता है या ये बेगम। अपनी ऊँट छातियों पर हाथ रखते हुए मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया।